अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग ने 2 दिवस पोएम पढ़े थे। आई होप वो पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है। तो अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं चूड़ीवाला चैप्टर से। चूड़ीवाला मीन्स बैंगल सेलर। इसकी जो राइटरेस है जयश्री रुईकर, बहुत ही फेमस राइटर्स। तो ये जो चैप्टर जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, चूड़ीवाला बैंगल सेलर की एक स्टोरी है जिसका नाम अब्दुल है। एक बहुत ही सिंपल पर्सन, एक छोटी सी फैमिली, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बेटा अनवर। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम लोग मेन जो है इस चैप्टर में एक डिज़ीज़ के बारे में है जिक्र किया है जिसका नाम है कुष्ठ रोग। मराठी में कहते हैं कुष्ठ रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेप्रेसी। लेप्रेसी डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ थी, अभी तो बहुत कम है, इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा थी। लेप्रेसी डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो इंसान होते हैं उनके हाथ पैर, जिसको बीमारी होती है वो सड़ जाते हैं, हाथ और पैर की उंगलियां गलने लगती हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये कॉन्टेजियस डिजीज़ थी, वो एक दूसरे से फैलती थी। तो ये हाल था एक ज़माने में कि समझो अगर घर में किसी एक पर्सन को अगर ये बीमारी हो गई तो उनको उठाकर जंगलों में छोड़ देते थे, कोई भी उनकी केयर नहीं करता था। माँ बाप को हो गई तो बच्चे छोड़ देते थे, बच्चों को तो माँ बाप छोड़ देते थे। सब ये डिज़ीज़ से डरते थे, उनको डर लगता था कि ये डिज़ीज़ कहीं हमको ना हो जाए, क्योंकि वो अनक्यूरेबल थी। तो अब ऐसा था कि ये जब डिज़ीज़ इंडिया में थी उस वक्त कुछ लोगों ने इन बीमार लोगों की बहुत मदद की। जैसे इसमें से एक बड़ा नाम है मदर टेरेसा, बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा भी कई लोगों ने इन डिज़ीज़ पर्सन की मदद की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनकी मदद की। अब ये चैप्टर के अंदर डॉक्टर शिवाजी राव, जिन्होंने इन लेप्रेसी डिज़ीज़ लोगों के लिए एक आश्रम बनाया, तो इस तरह से उन्होंने उन डिज़ीज़ लोगों की मदद की। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये बीमारी फैलती थी, तो कोई ऐसे बीमार लोगों के नज़दीक भी नहीं जाता था, तो उनकी केयर कौन करेगा। तो ये जो बीमारी है स्टूडेंट्स, ये क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा और आसान लगे। कुष्ठ रोग क्या है। तो स्टूडेंट्स, आने वाला जो आगे जो वीडियो मैंने इसमें ऐड किया हूँ, पहले आप वो वीडियो देखो और पहला समझो कि ये एग्जैक्ट ये डिज़ीज़ क्या है। अब्दुल एक ऐसा पर्सन था जिसने इस चीज़ों से डर कर इन लोगों की मदद के लिए वो आगे आया। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये पहले ये वीडियो आप देख लो, समझ लो, फिर इसके बाद हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट। तो डॉक्टर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि कुष्ठ रोग क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। कुष्ठ रोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के द्वारा हो जाती है। ये कुष्ठ रोग जो है ये एक बड़ा ही संक्रामक रोग है जो कि एक दूसरे के से हो जाता है। लेप्रेसी जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, पहले पुराने जमाने से हमें ये एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था। कुष्ठ रोग जो है ये उन्हीं इस जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स यानी कि आदमी में ही पाया जाता है, ये किसी और के द्वारा नहीं फैलाया जाता। आदमी से एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है। डॉक्टर, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, किस तरह पता चलता है कि किसी को कुष्ठ रोग हो चुका है। कुष्ठ रोग जो है इसमें जो
इंक्यूबेशन पीरियड है बहुत लंबा रहता है। किसी के बैक्टीरिया के अंदर जाने से जब तक कि वो उसके लक्षण बाहर आते हैं उसमें कई बार सालों तक लग जाते हैं। एक आम आदमी को इसके बारे में पता भी नहीं रहता कि वो उस रोग से ग्रसित है। इसमें जो मुख्य लक्षण ये आते हैं कि शरीर के ऊपर कोई धब्बा हो जाए, जिसमें कि सुन्नपन हो जाए, जिसमें कुछ उसको कोई फील ना हो, कोई गर्म कोई ठंडा ना लगे, या उसके हाथ पांव सुन्न हो जाएं, उस पे भी उनको ये पता ना लगे कि क्या गर्म है या क्या ठंडा है। उनको अचानक ही चोट लगती है, ना उनको चोट के बारे में पता लगता है। तो इस तरह से जो है, और या हमारी नसें हैं जो तंत्रिकाएं हैं वो कई बार इसमें उनमें सूजन आ जाती है, दर्द रहता है, ठीक है ना। आदमी को पता ही नहीं लगता कि उसको ये इस रोग से ग्रसित है। जी डॉक्टर, क्या ये एक संक्रामक रोग है? जी हाँ, जो रोग है एक दूसरे से फैल सकता है। यदि कोई कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति आम आदमी या एक नॉर्मल पर्सन के साथ रहते हैं, बहुत लंबे समय तक उनका रहता है, तो एक दूसरे से ये फैल जाता है। जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है उसके ये थ्रू नेजल ड्रॉपलेट्स, जैसे नाक बहने से या कहीं और से भी एक दूसरे को ये फैल जाता है, और उसको पता ही नहीं होता कि वो भी इस तरह से वो बीमारी से वो की चपेट में आ सकता है। जी डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसे चाहे उसके घर वाले हों या हम अक्सर ऐसे लोगों को सड़क पर ज्यादा देखते हैं, उन्हें हमारी सोसाइटी भी एक तरह से निष्कासित कर देती है। जी हाँ, मैंने जैसे पहले ही कहा है कि पहले इसको एक अभिशाप के रूप में, जब तक हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था तब तक इसमें काफी ज्यादा लोग इससे ग्रसित होते थे। इनके हाथ पांव, जैसे मैंने आपको बताया कि सुन्न हो जाते हैं या चोट लगती है, या उनकी जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनके जो हाथ हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती है उनमें। और पाँव में भी इसी तरह से कई अपने उंगलियों से हाथ धो बैठते हैं, ताकि उनके पाँव में चोट लगती है, उनका वो इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उस वजह से वो एक तरह से विकलांगता में वो चले जाते हैं। तो ऐसे इस तरह के विकलांग लोग आपको जैसे कई बार आप सड़कों पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो उस तरह के वो ये लोग जो होते हैं जिनको कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया होता, तो वो इस तरह के आपको लोग देखने को मिल जाते हैं। इस रोग के क्या क्या कुप्रभाव हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि जैसे सुन्नपन है, सुन्नपन होने की वजह से आदमी जैसे काम कर रहा है, मान लो कोई औरत है वो चूल्हे का काम कर रही है, हाथों से गरम गरम पतीला पकड़ लिया तो हाथ उसके जल जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे हाथों में वो सेंसेशन नहीं है। और जब उसको वो उसमें मान लो कि हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया, जो संक्रमण हो गया, तो उसकी वजह से फिर इलाज नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसको कोई दर्द या कुछ उसकी अनुभूति नहीं रहती है। तो इसलिए वो उससे क्या है कि विकलांगता बढ़ जाती है। तो इस यही कुप्रभाव है। जबकि यदि बहुत ज्यादा देर हो जाए, पहले हमें देखने में आता था कि आंखों में भी वो कुष्ठ रोग है उसकी मार पड़ सकती है, और कई अपने जितने भी हमारे अंग हैं उनमें वो पड़ती है। वो जनरली ये पेरिफेरल पार्ट्स जैसे कि हमारे हाथ पांव है उनमें ज्यादा रहता है। डॉक्टर, क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, इसका इलाज पूर्णतः संभव है। इसमें आजकल सरकार के द्वारा हर सरकारी अस्पताल में इसका जो इलाज है वो संभव है, और वो मुफ्त उपलब्ध भी है। इसमें हम आजकल मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा इससे जो आदमी है जो इस रोग से ग्रसित है तो उसका वो पूर्णतः इलाज करवा सकता है, और उसके बाद वह आम आदमी की तरह हमारे समाज में रह सकता है। अब क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस अभियान में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जागरूकता। जैसे कि पहले इस रोग को अभिशाप माना जाता था, लोग इससे ग्रसित होते थे वह छुप के रहते थे, वह समाज में बताते नहीं थे, क्योंकि यह एक अभिशाप, जैसे मैंने बताया, अभिशाप ही मानते थे। हम चाहते हैं कि वह बाहर आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में वो जानकारी लें, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है। इलाज ही नहीं परंतु इसका संक्रमण भी हम रोक सकते हैं। वह अपने आने वाले बच्चों में या अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने साथ रहने वाले जितने परिवार के सदस्य हैं उन तक यह रोग ना पहुंचा पाएं, या यह रोग वहीं पे हम इसका रोकथाम कर सकें और उनको विकलांगता से बचा सकें। ये हमारा इसका लक्ष्य रहेगा। हम चाहते हैं कि लोग दिल से इसका डर निकाल दें कि हम कुष्ठ रोग हमें कोई हानि पहुंचा सकता है। डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, और ये इस वीडियो की वजह से आपको वो डिज़ीज़ के बारे में भी समझ में आया। तो लेप्रेसी एक ऐसी डिज़ीज़ थी जिससे लोग उनके करीब नहीं जाते थे। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो मदर टेरेसा इनका था। कलकत्ता में उन्होंने पूरे इंडिया में उन्होंने बहुत सारे लेप्रेसी डिजीज़ लोगों की मदद की। तो एक ऐसे ही स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब्दुल नाम का एक पर्सन है जो हिस्ट्री में कहीं पे भी उसके बारे में मेंशन नहीं है।
जिसे हम कहते हैं ना अनसंग हीरो, मतलब एक ऐसा हीरो जिसके बारे में कहीं पे लिखा नहीं है। तो इस चैप्टर में हम अब्दुल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय, सेकेंड पैराग्राफ। प्रस्तुत पाठात इन दिस चॅप्टर कुष्ठरोग्यांची वसाहत, लेप्रेसी डिजीज लोगों की वसाहत, वसाहत मीन्स कॉलोनी, निर्माण करनारे, इन लोगों की कॉलोनी बनाने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले, क्रिएट करने वाले डॉक्टर शिवाजी राव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन। तो इस चैप्टर में लेप्रेसी डिजीज़ लोगों की कॉलोनी बनाने वाले जो थे उनका नाम था डॉक्टर शिवाजी राव, उर्फ उनको लोग कहते थे दाजी साहेब पटवर्धन। तो शिवाजी राव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन, उर्फ जैसा होता है ना कि हमारा एक नाम होता है उसके अलावा दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। यांच्या अमरावती येथील, अमरावती महाराष्ट्र में एक जगह अमरावती, अमरावती येथील तपोवनामध्ये, अमरावती में एक जगह है तपोवन, उस जगह पर संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमा सब मराठी नेम ऑफ फेस्टिवल्स, ओके, संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो इन दो फेस्टिवल्स में कुष्ठ रोगी स्त्रियाँ, लेप्रेसी डिजीज़ वुमेन्स, तो उनके वसाहत में लेप्रेसी से जो परेशान थे, जो इस बीमारी में थे, ऐसी औरतें आणि मुलींना और छोटी बच्चियों को बांगड्या भरणारे अब्दुलच्या, बैंगल्स पहनाने वाले अब्दुल के संवेदनशील वृत्तीचे, संवेदनशील वृत्ती, इमोशनल नेचर, सेंसिटिव नेचर, वृत्ति मतलब नेचर, संवेदनशील सेंसिटिवनेस जो होती है इंसान के अंदर, इमोशंस होते हैं, वर्णन के लिए है, डिस्क्राइब किया है। संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा ये दो मराठी फेस्टिवल्स है जिसमें वहाँ पे जो औरतें रहती है वसाहत में, उस कॉलोनी में, तो वो उन औरतों को जैसे फेस्टिवल में न्यू बैंगल्स पहनने का दिल करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी दूसरे जो बैंगल सेलर्स हैं वो मतलब वहाँ पे जाने को तैयार नहीं रहते थे। तो अब्दुल जो है वो जाकर उन औरतों को बैंगल्स वगैरह वो देता था, मतलब वो ये नहीं सोचता था कि लेप्रेसी डिजीज़ से उसको कुछ परेशानी हो सकती है या नहीं। या पाठात समाज ऋण, या पाठात इन दिस चैप्टर समाज, समाज मतलब सोसाइटी, ऋण मतलब कर्जा, जैसे हम कहते हैं ना कर्ज, समाज का जो सोसाइटी का हम पर जो कर्ज है, जो समाज ने हमको बहुत कुछ दिया तो उसका जो हमारे पर कर्ज है, तो उसके रिटर्न में या मूल्या बरोबर इस एथिक को, मूल्य मतलब एथिक, इस एथिक को, इन एथिक के साथ माणुसकीचे दर्शन ही लेखकाने घडवले आहे। माणुसकी, माणुसकी मतलब ह्यूमैनिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इंसानियत। तो इस चीज़ को इस चैप्टर में राइटर्स ने डिस्क्राइब किया। तो चैप्टर में स्टार्ट करो, रीडिंग पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, और इसके मीनिंग्स वगैरह अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है अवेलेबल तो मीनिंग्स लिखो, या तो फिर नोटबुक में आप इसको मीनिंग्स उतार लेना। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को, तो ये जो स्टेटमेंट है, जैसे हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे कि कुछ हिंदी स्टेटमेंट्स हैं। तो जो अब्दुल का जो बेटा है वो अपने मतलब डैडी को फोर्स करते हुए कहता है कि अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को, आज तपोवन को आप मत जाओ। तपोवन जैसा मैंने अभी आपको बताया अमरावती में एक जगह है, उस तपोवन में लेप्रेसी डिजीज़ के लोगों का एक आश्रम है। क्यों बेटे, जाने दे अनवर, अनवर स नेम ऑफ सन, अब्दुल के बेटे का नाम। काही बोलून फ़ायदा आहे का, काही बोलून फ़ायदा आहे का, कुछ बोल के फ़ायदा है क्या। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच, आजचा दिवस, आजचा दिवस मतलब आज का दिन, त्यांच्यासाठी पर्वणी, पर्वणी का मतलब होता है लाइक फेस्टिवल। तो अब्दुल की जो वाइफ है अपने बेटे को समझा के कहती है कि जब अनवर उनको जाने दे, आज का दिन उनके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे, एवढं काय आहे, क्या है उस तपोवन में, कौन जाने, किसे पता। अब्दुलची बायको शन्नू
शन्नू जो थी वो अब्दुल की मतलब जो वाईफ थी उसका नाम था. अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात, नाराजीच्या सुरात मतलब नाराज होकर आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली, अपने बेटे को समझाते हुए बोली. देखो फेस्टिवल का दिन था, तो जो अनवर था वो अपने अब्बू को मतलब कह रहा था कि आज के दिन आप तपोवन मत जाओ. लेकिन जो अब्दुल की जो वाइफ है यानी अनवर की जो माँ है वो अपने बेटे को मतलब कहती है कि जाने दे, पता नहीं तपोवन में उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, क्यों जाते तपोवन, उनके लिए आज का दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. तो नाराज़ होकर अपने बेटे को डांटते हुए बोली. या हम ऐसा भी देखो जैसे उसने यहाँ पे कहा कि समझूत काढत, समझूत काढत मतलब समझाते हुए बोली, लेकिन उसके जो बोलने का तरीका था वो नाराज़गी का था. मी लवकर येईन बेटा. आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अपने फादर की ये बात सुनकर अनवर खेळायला निघून गेला और अनवर वहाँ से खेलने के लिए बाहर चले गया. तो अब्दुल ने अपने बेटे को श्योरिटी दी कि मैं बहुत जल्दी रिटर्न आ जाऊँगा. आज संक्रांत श वर्ड यूज़ किया हुआ है. एक्चुअली विलेजर्स मतलब स के यहाँ पे जैसे कुछ श यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे संक्रांत हमको समझना है. आज संक्रांत, त्यात मंगलवार और ऊपर से उसमें ट्यूसडे. मंगलवार मतलब ट्यूसडे. कितीतरी बायका, लॉट्स ऑफ वुमेन्स, बहुत सारी औरतें बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील. मतलब यहाँ पे जो शन्नू वो कह रही कि आज संक्रांत है, फेस्टिवल है, ऊपर से ट्यूसडे है, तो आज बहुत सारी औरतें बैंगल्स पहनने के लिए आएंगी आणि देवीच्या दर्शनाला येतील. और उनके गांव में जो एक देवी का मंदिर है वो ट्यूसडे के दिन ज़्यादा लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं, तो आज औरतें देवी के दर्शन के लिए वापस आएंगी. आणि आपलं दुकान बंद, और हमारी जो दुकान है वो आज बंद रहेगी. मतलब यहाँ पे शन्नू को ये कहना था कि आज कमाने का मौका था और आज ही हमारी दुकान बंद. रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार. रघु भैया का जो धंधा है वो तो बहुत अच्छे से चलेगा. रघु भैया यानी अब्दुल के शॉप के बाजू में रघु भैया नाम के एक पर्सन थे, उनकी भी शॉप थी बैंगल्स की, वो भी बैंगल सेलर थे. तो कहने लगे कि रघु भैया का धंधा तो आज तेज़ी से चलेगा आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल. और कल, उद्या मतलब कल, लगेच नवीन वस्तू येईल. लगेच, इंस्टंटली, फॉरन नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात. रघु भैया के घर में कल नई चीज़ वो ख़रीद लेंगे क्योंकि उनके पास पैसे आएंगे, क्योंकि आज उनका धंधा ज़ोर से चलेगा, क्योंकि आज हमारी दुकान बंद है. तो हमारे भी जो कस्टमर्स है वो उनके पास जाएंगे. आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात और तुम जाके बैठ जाओ उस तपोवन में. एक्चुअली शन्नू को एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी डिटेल में नहीं पता थी और अब्दुल ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करता था चीज़ों को लेकर. तो वो तो टॉन्ट कर रही थी अपने हस्बैंड को, तुम जाके बैठ जाओ तपोवन में. शन्नू चुप बैठ अभी. एका हातात बांगड्यांची पेटी, एक हाथ में बैंगल्स की पेटी. पेटी मतलब देखो अभी तो बहुत कम है, लेकिन पहले जो बैंगल सेलर होते थे उनके पास कांच की एक पेटी होती थी जिसमें वो बैंगल्स रखते थे और गांव-गांव घूमते थे बैंगल सेल करने. आजकल तो शॉप्स हैं, ठेले पे लोग बैंगल्स बेच रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था. आज भी कुछ जगह पर गांव वगैरह में हम देखते हैं कि बैंगल सेलर ऐसी पेटी लेके घूमते हैं. आणि एका हातात पिशवी घेऊन और एक हाथ में कैरी बैग लेकर, पिशवी प्लास्टिक की जो बैग होगी या तो फिर कपड़े की बैग होगी, कैरी बैग लेकर अब्दुल ने पायात चपला सरकवल्या. पायात चपला सरकवणे यानी चप्पल घालणे, स्लीपर्स चप्पल पहनना. उसने अपनी चप्पल पहनी. हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं. शन्नू कहने लगी कि देखो रास्ते पे अगर कोई मिला तर सांगू नका
तपोवनात जातो म्हणून. तो प्लीज मत बोलो कि आप तपोवन जा रहे हो. धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, बिजनेस पे इसका इफेक्ट होगा. समजलं? समझा क्या? अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितले. अब्दुल ने एक बार अपनी वाइफ को देखा. तिच्या डोळ्यातला, उसकी आँखों का क्रोध, गुस्सा, एंगर त्याच्या परिचयाचा होता. परिचयाचा मतलब वेल नोन. उसे अच्छे से पता था कि ये बहुत गुस्से में है. पण तिच्याकडे बघून, लेकिन उसकी तरफ देखकर आज त्याला तिचा राग आला नहीं, लेकिन आज उसको अपनी वाइफ पे गुस्सा नहीं आया, तर की वाली उसको रहम आई. तो अक्सर हमेशा होता था, हर बार फेस्टिवल में वो उसको इसी तरह बोलती थी, और ये गुस्सा उसके पहचान का था कि हाँ भाई ये ऐसी भड़कती है. लेकिन आज अब्दुल को गुस्सा नहीं, आज उसके ऊपर उसको रहम आया कि कहीं ना कहीं मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा सही से इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ. धंधा डाउन हो रहा है, कमाने के टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ. तो इस तरह से उसने अपने चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया. अब्दुल ने, उसको गुस्सा नहीं आया तो उसको थोड़ा सा अपने बीवी पे रहम आया. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते आगे. अब्दुल बस स्टॉपवर आला. अब अब्दुल बस स्टॉप पे पहुंच गया. अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून, अनेक ठिकाणी, कई जगह से, उसवलेल्या फटे हुए स्वेटरमधून थंडी चांगलीच वाजत होती. उस स्वेटर में से बहुत ठंडी लग रही थी. जानवत होती मतलब फील करना. ठंडी के मौसम थे, स्वेटर ख़राब था, फटा हुआ था, कई जगह पर फटा हुआ था. अब ऐसा स्वेटर पहन के वो जा रहा था, बहुत ठंडी लग रही थी. इससे पता चल रहा है कि अब्दुल की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, बहुत ख़राब थी, गरीब था बहुत. कमाने का वक्त था, लेकिन देखो गरीब होने के बावजूद वो ये नहीं सोच रहा था कि कमाने का मौका मैं क्यों गंवाऊँ. उसको तो तपोवन जाना था, उन बिचारी औरतों के लिए, उन बच्चियों के लिए बैंगल्स देने, ताकि वो खुश हो जाए. बस आली. बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी संभाळत मतलब केयर करते हुए अब्दुल बसमध्ये चढला. अब्दुल बस में चढ़ गया. अगदी खिड़कीजवळ बसला, बराबर विंडो के पास बैठा. पेटी अलगत उचलून, अलगत मतलब धीरे से उठाकर त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली, और उस पेटी को एकदम आराम से अपने मांडी पे रखा. आराम से क्यों? क्योंकि बैंगल्स थे, टूट ना जाए. गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर, गर्दी में अगर किसी का धक्का लग गया तो, लाल, हिरव्या, निळ्या, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, रेड, हिरव्या, ग्रीन, निळ्या, ब्लू, रंगबिरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. रंगबिरंगी बांगड्यांकडे, कलरफुल बैंगल्स को मोठ्या कौतुकाने बघितले. कौतुकाने बहुत ही खुश होकर उसने उन बैंगल्स को देखा. खुशी थी उसके दिल में कि मैं बैंगल्स लेकर उन औरतों के पास जा रहा हूँ, उन बच्चियों के पास जा रहा हूँ. उनको कितनी खुशी होगी. बस सुरू होता, जैसे ही बस स्टार्ट हुई, थंडगार वाऱ्याचा झोत, ठंडी हवा का जो झोंका है, झोत मतलब हवा का जो झोंका है, अधिकच त्रासदायक वाटू लागला. बहुत तकलीफ देने वाला था. त्रासदायक मतलब बहुत तकलीफ देने वाला. अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला. अब्दुल ने मफलर निकाला, अपने कान को लपेट लिया. जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ, जिल्हाधिकारी कचेरी, कचेरी मतलब ऑफिस, दफ्तर, जिल्हाधिकारी, वहाँ पे जिल्हाधिकारी का जो ऑफिस था, कलेक्टर ऑफिस, उस ऑफिस के पास पाउण बस रिकामी झाली. पौना हिस्सा बस का खाली हो गया, यानी 1/4 हिस्सा खाली हो गया, यानी ऑलमोस्ट बस खाली हो गई. सब उतर गए. तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला, अब तपोवन कोण जाएगा और क्यों जाएगा. जेमतेम 5-6च उतारू राहिले बसमध्ये. जेमतेम, नियर अबाउट, जेमतेम मतलब नियर अबाउट, 5-6 उतारू, 5 से 6 ट्रैवलर्स. उतारू मतलब उतरने वाले, ट्रैवलर्स हम कह सकते हैं.
राहिले बसमध्ये, बस में बच गए। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे, तपोवन के उस गोलाकार मतलब उस राउंड कमान की तरफ, कमान, कमान मतलब जो हमें होता है सेमी सर्कल जो शेप होता है, कमान बनी रहती है। अब्दुलचे लक्ष गेले, अब्दुल का ध्यान गया। गेल्या 6 महिन्यात, लास्ट 6 मंथ में केवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल। उस कमान पर फूलों की एक बेल थी। बेल मतलब क्रीपर। वो कितनी फूली हुई है, मतलब कितनी खिली हुई है। 6 महीने पहले इतनी खिली हुई नहीं थी, मतलब 6 महीने पहले आया था। मागे आलो, मागे मतलब लास्ट टाइम, व्हेन आई विजिटेड ओवर हियर लास्ट टाइम, मतलब जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम विजिट किया, तेव्हा जेमतेम हाथभर होती। तेव्हा जेमतेम, जेमतेम मतलब नियर अबाउट, हाथभर मतलब 1 हाथ लंबी ही थी वो क्रीपर। आज देखो कितनी बढ़ गई है। अब्दुल गेट जवळ आला, अब्दुल गेट के पास आया आणि लहान लहान मुलींनी, छोटी छोटी बच्चियों ने एकदम गलका करायला सुरुवात केली। गलका करणे, गर्दी करणे, सब वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए और चिल्लाने लगे। गर्दी करना, गलका करने में मतलब चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से शाउट करना, चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला, यानी गर्दी करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि बैंगल सेलर आ गया। खुश थी बच्चियाँ, फेस्टिवल का दिन था, उनको नए बैंगल्स मिलने वाले थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है चैप्टर। बहुत आसान है, मैंने पहले आपको बोला बहुत इजी चैप्टर है ये। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या, आंब्याच्या झाडाखाली, बिलो मैंगो ट्री, आम के पेड़ के नीचे, चौथाऱ्यावर, चौथारा मतलब सिटिंग प्लेस। आप देखते हो बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते पुराने, तो उनको देखो बैठने के लिए ऐसा सर्कल बनाया जाता है। तो वो जो बैठने की जो जगह होती ना, उसको कहते हैं मराठी में चौथारा। चौथऱ्यावर बसून अब्दुल बसला, उस जगह पर अब्दुल बैठा आणि क्षणातच, क्षणातच मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, पल भर में, सारा काम धंधा सोडून, सब काम धाम छोड़कर स्त्रियांची गर्दी, उन औरतों की गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली, अब्दुल के आसपास जमा हो गई। देखो ये वही औरतें हैं जो लेप्रोसी डिजीज़ है, उनको जो इस बीमारी से परेशान हैं, उनकी मदद करने वाला, मतलब उनको तो घर तो मिला रहने, है ना, उनको एक हॉस्टल मिला, एक मैं कह सकता हूँ आश्रम मिला, लेकिन ऐसे फेस्टिवल में उनको बैंगल्स वगैरह लाने वाला कोई तैयार नहीं था। तो अब्दुल को देख के सब खुश हो गई, काम वगैरह सब छोड़कर सब अब्दुल के पास जमा हो गई। त्या लाल रंगाच्या मला, वो रेड बैंगल्स मुझे, त्या हिरव्या मला, वो ग्रीन मुझे दीजिए। चूड़ी वाला, माझ्यासाठी आरसा आणला क्या, मेरे लिए आपने मिरर लाया। आरसा मतलब मिरर। मागच्या वेळे मी सांगितलं होतं ना, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ना मिरर लाने। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होने लगी। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली। अब्दुल के आजूबाजू में सिर्फ गर्दी ही गर्दी, पूरे लोगों ने अब्दुल को घेर लिया आणि गोंधळ सुरू झाला। और गोंधळ, आवाज़, चिल्लाना, खुशी, हंसना, ये सब वहाँ पर शुरू हो गया। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। प्रत्येकीला, वहाँ पे खड़ी हर एक औरत को, हर एक बच्ची को सबसे पहले, प्रथम मतलब वेरी फर्स्ट, बांगड़ियाँ भरायच्या होत्या, मतलब उनको बंगड़ियाँ पहननी थी। सब आगे आगे कर रही थी कि पहले मुझे बंगड़ी पहनना है। अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला। अब्दुल एक एक औरतों के हाथों में बैंगल्स पहनाने लगा। त्यांना हव्या तशा, एज दे लाइक, एज दे नीड, जिनको जैसी चाहिए वैसी बैंगल्स। किसी को रेड चाहिए थी, किसी को ग्रीन, त्यांच्या मनपसंद, उनके पसंद के हिसाब से। त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच, उनको बैंगल्स पहनाना एक बहुत बड़ा काम, क्योंकि इतना आसान नहीं था उन लेप्रोसी डिजीज़ की औरतों को बैंगल्स पहनाना। लेप्रोसी में बताया ना, हाथ पूरा गल जाता है, सड़ जाता है। अब वो हाथों से ब्लीडिंग होने का डर है, उनको बैंडेज की रहती है। अब उस पे से धीरे से वो बैंगल्स पहनाना है, तो ये बहुत बड़ा काम था। पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती, लेकिन अब्दुल को तो ये स्किल, कला मतलब स्किल, साधली होती मतलब उसमें एकदम वो एक्सपर्ट हो चुका था। बांगड्या भरल्यानंतरच्या, बैंगल्स पहनने के बाद
त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, उनकी फेस पे जो हैप्पीनेस थी, अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे. लाख मोलाचा वाटने मतलब हम कहते हैं ना अनकाउंटेबल, यानी हम जिसको हम जैसे कि एक ऐसी हैप्पीनेस जिसको हम मतलब किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, है ना. तो सो मच हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वो फील कर रहा था. 2-3 तास, 2 से 3 घंटे बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम शुरू होता. 2 से 3 घंटे लग जाते थे इन औरतों को बैंगल्स पहनाने, क्योंकि एकदम आराम से उनको बैंगल्स पहनाने होते थे. साऱ्या तपोवनातील, पूरे तपोवन में तो आनंदाचा, हैप्पीनेस का आणि चैतन्याचा दिवस और एक्साइटमेंट का दिन था. पूरे तपोवन के लिए वो खुशी और एक्साइटमेंट का डे था, क्योंकि औरतें इंतज़ार करती थी 2 फेस्टिवल में, है ना. तो संक्रांत में और ज्येष्ठ पूर्णिमा में, क्योंकि बैंगल्स, यही बैंगल सेलर था अब्दुल, जो इनको आके उनके साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करता था. आवाज़ गडबड गोंधळ, बातें करना, आवाज़ गडबड गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद, फेस के ऊपर इनकी हैप्पीनेस, आणि हे सारे वातावरण और ये पूरा एनवायरनमेंट निर्माण करणारा चूड़ीवाला और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला चूड़ीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, तपोवन की औरतों के लिए, मुलींना, वहाँ की छोटी बच्चियों के लिए अगदी देवदूतासारखा वाटे. देवदूत, लाइक गॉड फादर. तो अब्दुल इन औरतों के लिए, इन बच्चियों के लिए खुशी देने वाला एक गॉड फादर था, क्योंकि इनको हैप्पीनेस, मतलब वो वक्त, वो एनवायरनमेंट अनडिस्क्राइबेबल था. मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में. आप अगर कभी ऐसे आश्रम में विज़िट किए हो, वहाँ पे आश्रम बहुत सारे लोगों के होते हैं. वृद्धाश्रम होता है, वृद्धाश्रम जहाँ पे ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है, एज पीपल्स को. बच्चों का आश्रम होता है. ऐसे यहाँ पे विज़िट करना चाहिए हमें. स्कूल्स का ये काम होना चाहिए मेरे हिसाब से. पिकनिक तो ले जाते, अच्छी बात है, बट ऐसे आश्रम में जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, ऐसे आश्रम में हमें बच्चों को ले जाना चाहिए, ताकि उनको देख के हमारे अंदर भी एक फीलिंग आए और वो हमको देख के खुश होते हैं. उनको ऐसा लगता है कि कोई हमसे मिलने आया है ना. देखो, वृद्धाश्रम अलग है, बच्चों का आश्रम अलग है. जो बूढ़े लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप उनके बच्चे होने के बावजूद उनको छोड़ देते हैं. ये तो एक यूरोप में, बाहर की कंट्री का एक फ़ैशन है ये, कि माँ बाप बूढ़े हो गए, ओल्ड एज होम. इज़राइल में तो आप देखोगे तो वहाँ पर तो ओल्ड एज होम बहुत है. वहाँ का तो ऐसा है हिसाब कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो सीधा ओल्ड एज होम में भेज देते हैं. फैसिलिटी सब होती है अवेलेबल, बट फैसिलिटी मैटर नहीं करती. माँ बाप को उनके बच्चे चाहिए. आजकल ये फैशन धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है कि माँ बाप बूढ़े होते हैं, बेटा माँ बाप को बोलता है कि मैं जॉब पे जाता हूँ, आपकी बहू जॉब पे जाती है, अभी आपको कौन देखेगा. तो नहीं होना चाहिए ये. जिन माँ बाप ने हमको बचपन से पाल कर पोस कर इतना बड़ा किया, उनको इस तरह से हम नहीं छोड़ सकते. बहरहाल ये बात बहुत आगे तक जाएगी अगर मैं बोलते रहूँ तो मेरा सिर्फ एक मानना है कि ये जो ओल्ड एज होते हैं ना, वो अपने पोतों को, नवासों को मिस करते हैं. और जो आश्रम में, ऑर्फनेज में जो अनाथ बच्चे रहते हैं ना, वो अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को मिस करते हैं. तो मेरी सोच ऐसी है कि ऐसा होना चाहिए कि इन ओल्ड एज होम को और इन अनाथ बच्चों के आश्रम को आपस में कनेक्ट कर देना चाहिए. मतलब ये दोनों आश्रम को जोड़ दो. अनाथ बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल जाएगा, नाना नानी का, और उन बूढ़े लोगों को अपने नवासे और पोतों का प्यार मिल जाएगा. क्या मानना है आपका? मेरा तो ये मानना है कि ये दोनों आश्रम को आपस में कनेक्ट कर देना चाहिए, तो दोनों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स,
चलिए मैं जो समझा रहा था उस पे आते हैं। तो इन औरतों को, इन बच्चियों को अब्दुल किसी गॉडफादर से कम नहीं लगता था। वर्षातून 2दा, साल में 2 बार, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, संक्रांत और ज्येष्ठ पौर्णिमा में तपोवनातील स्त्रिया चूडीवाल्याची अब्दुल की आतुरतेने वाट पाहत, आतुरतेने वाट पाहणे मतलब ईगरली वेट करना, किसी चीज़ को हम बहुत ईगरली वेट करते हैं। तो इन चूड़ी वाले की ये जो औरतें हैं, बच्चियाँ इंतज़ार करती थी आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान वाटे, और अब्दुल को भी वो हैप्पीनेस देकर विलक्षण समाधान, विलक्षण मतलब यूनिक, एक्स्ट्रॉर्डनरी, समाधान मतलब सेटिस्फैक्शन। अब्दुल को पैसे मैटर नहीं करते थे, अब्दुल को हैप्पीनेस उनकी मैटर करती थी। करके तो हम शुरुआत में देखें ना, उनकी वाइफ टॉन्ट करती थी, जाओ तपोवन में पता नहीं क्या है। ये हैप्पीनेस है वहाँ पर जो अब्दुल को मिलती है, उन औरतों को, उन बच्चियों की खुशी देखकर। बहुत बड़ा काम कर रहा था अब्दुल, ठीक है, बहुत बड़ा दिल चाहिए सब चीज़ करने के लिए, हर कोई नहीं कर पाता ये। और ये बस ऊपर वाले ने हर एक को दिया भी नहीं है बड़ा दिल, सिलेक्टेड लोगों को, लकी है वो लोग, अल्लाह ने उनको, गॉड ने, भगवान ने उनको अपना समझा है ना, करके उनको ऐसा दिल भी दिया है। तो हर कोई ऐसा होता भी नहीं है, और ऐसा हर कोई बनेगा भी नहीं जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। असेच काही दिवस गेले, कुछ दिन गुजर गए। एक दिवस रघु भैया आला, एक दिन रघु भैया आया। रघु भैया याद है ना, उसके जो पड़ोस में जिसकी दुकान चलती थी। अब कुछ दिन गुजर गए, अब रघु भैया आया अब्दुल के पास। त्याच्या हाती पोस्टमैन ने दिलेले पत्र होते, उसके हाथ में पोस्टमैन ने दिलेला एक लेटर था, पोस्टमैन ने दिया हुआ एक लेटर। अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको। अब्दुल मियाँ देखो, आपके लिए तपोवन से चिट्ठी आई है, दिखाओ दिखाओ। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, लेकिन चिट्ठी तो मराठी में है, मग वाचून दाखव ना तूच। तो रघु भैया बोले ये चिट्ठी मराठी में है। तो अब्दुल बोला तू ही पढ़ के सुना दे। रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली। रघु भैया ने चिट्ठी जोर से पढ़ी। चिट्ठीतला मजकूर ऐकून, चिट्ठी में का जो मेन मुद्दा होता है ना, मजकूर मतलब जो कंटेंट है, मेन पार्ट ऑफ जो बॉडी होती है लेटर की, तो वो पढ़कर अब्दुल आणि शन्नू यांना खूप आनंद झाला। अब्दुल और शन्नू बहुत खुश हो गए। तो क्या था ऐसा, तपोवनात होणाऱ्या सम्मेलनाच्या प्रसंगी, तपोवन में हर साल मतलब जो सम्मेलन होता है, जब एक गेट टुगेदर होता है, एक प्रोग्राम रखा जाता है उस आश्रम में, प्रसंगी ऑन दैट इंसिडेंट अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता। अब्दुल का खास सत्कार, सत्कार मतलब उसे ऑनर किया जाने वाला था, ठीक है। आणि त्यासाठी पत्र पाठवून और उसके लिए लेटर भेजकर दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले। दाजी साहेब ने उसे एक इन्विटेशन दिया। दाजी साहेब कौन याद है ना, जिन्होंने आश्रम बनाया था, उन्होंने उसको खास अब्दुल को पर्सनल इन्विटेशन भेजा। निमंत्रण मतलब इन्विटेशन, कि आप आओ, आपको हम ऑनर करेंगे आपके काम के लिए, आपको हम मतलब सबके सामने आपको ऑनर करना चाहते हैं हम। 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता, 2 दिन में ही ये प्रोग्राम था। कधीही लाभणार नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी, लाभणार नहीं मतलब कभी नहीं मिलेगी, असे सत्काराचे भाग्य, इतना बड़ा लक, भाग्य मतलब लक, त्याच्या वाटायला आले होते। अब अब्दुल के रास्ते में, वाटायला मतलब रास्ते में, अब्दुल के रास्ते में एक ऐसी बात आई थी, उसके ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होने वाली थी जो कभी उसको पता है कि नहीं मिलने वाला था उसको। एक नॉर्मल बैंगल सेलर को कौन प्रोग्राम में बुलाकर रिस्पेक्ट देगा। आजकल तो कोई प्रोग्राम या कोई इनॉग्रेशन होने वाला है तो वहाँ पर रिबन काटने के लिए भी बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, पैसे वालों को बुलाया जाता है, मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है। होना ये चाहिए कि गरीब लोगों को बुलाया, उनके हाथों से रिबन काटा जाए। तो ये उसको तो मालूम था, तो नामुमकिन था प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उसके साथ अब ऐसी चीज़ होने वाली थी जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में, अनएक्सपेक्टेड थिंग।
गोइंग टू हैपन इन हिज लाइफ, जिसको पता था की ये कभी नहीं होने वाला आहे. पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता. जब से लेटर मिला वो खुश ही खुश था. पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता. वो अपने आप को पुन्हा पुन्हा मतलब अगेन एंड अगेन स्वतःला विचारत होता. खुद अपने आप से पूछता था, सत्कार करने एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी. सत्कार करने जैसा मैंने किया ही क्या है तपोवन के लिए. ये होता है एक बड़े दिल वाले इंसान की बात. इतना करने के बाद भी वो कह रहा है कि मैंने क्या किया तपोवन के लिए. आज तो ऐसा है कि छोटा सा काम करते हैं, सेल्फी खींचते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में 10 लोग पहुंच गए, एक सेब वो पेशेंट के हाथ में दे रहे, 10 लोग उसको हाथ लगा रहे. तो आजकल का टाइम तो यही है भाई, थोड़ी सी मदद करे तो सेल्फी लेना ज़रूरी हो गया है. ये होते बड़े लोग, बड़े दिल के लोग, जो इतना करने के बाद भी बोलते मैंने किया ही क्या है. जो छुप के और अल्लाह को, खुदा को, भगवान को यही चीज़ पसंद है कि आप छुप के मदद करो लोगों की, दिखावा मत करो. दिखावा करने पे आपकी वो मदद करना कोई मैटर ही नहीं करेगी. तो वो सोचने लगा कि मैंने किया ही क्या है तपोवन के लिए. तो स्टूडेंट्स, मैं ये चैप्टर को यहीं पे मतलब स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर को मैं हाफ पार्ट करके पढ़ाऊँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए. कुछ चैप्टर मराठी के हैं, बहुत लेंदी है, कुछ बहुत छोटे हैं, है ना. तो ये चैप्टर आज अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ. आई होप यहाँ तक ये चैप्टर आपको समझ में आया है. और अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके आप उसको फिर सुनिएगा. मराठी सब्जेक्ट है, एक साथ ख़त्म करना मेरे लिए मतलब ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल तो मैं तो देखो एक दिन में, एक लेक्चर में 2-2 3-3 चैप्टर भी करा दूँ, बट सुनना आपके लिए भारी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा. एक वक्त ऐसा आएगा कि सब बाउंड जाने लगेगा. तो जितना मैंने पढ़ा है उतना इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, नहीं समझा है तो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा. तब तक अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ और दुआओं में याद रखिए. ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़.